वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर एक ही चीज़ फोकस करते हैं, दैट इज़ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज़ पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, जो हमें साइमल्टेनियसली हमें एक सिंगल एग्जीक्यूशन जो हमें करना है, हमें मल्टीपल एग्जीक्यूशन एक साथ करने हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक्स। तो लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक्स और वेक्टर लॉजिकल क्लॉक्स, ये दो टॉपिक मैं आपके इस वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट दो लिमिटेशंस हैं हमारी। पहली है एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं टेम्पोरल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स, collecting up to date information on the state of the integrated distributed system, और थर्ड वन इज शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। तो यानी कि जो हमारे इवेंट्स हैं उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। सेकेंड वन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हमारी अप टू डेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड सिस्टम। एंड थर्ड वन इज शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। तो जो प्रोसेस हमारी आ रही है, प्रोसेस के अंदर अगर हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक की। और जब हम बात कर रहे होते हैं एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, तो शेयर्ड मेमोरी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल शेयर्ड मेमोरी, वो मल्टीपल टाइम्स शेयर्ड हो सकती है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर। तो अब अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस, लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक जो है वो हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक के साथ। तो सबसे पहले जब हम एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक करने के लिए दो कंडीशन हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट वन इज हैपन बिफोर रिलेशन। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो इवेंट कॉन्करेंटली चल रहे हैं, दो इवेंट, दैट इज ए एंड बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एंड बी, एरो जो डिनोट किया जा रहा है वो किया जा रहा है दैट इज हैपन बिफोर रिलेशन। इट मीन्स कि ए हैपन बिफोर बी, यानी कि ए जो है वो बी से पहले हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इवेंट ए मैंने यहाँ पर इसको नाम लिखा है, और इवेंट बी दैट इज इवेंट 2 जो मैंने नाम दिया है वो सेकंड इवेंट को दिया है। तो जब हम बात करेंगे ए हैपन्स बिफोर बी, इट मीन्स कि जो ए का टाइम है वो बी से पहले होगा। तो पहली कंडीशन तो हम ये लेके चल रहे हैं। कंडीशंस कह सकते हैं, या फिर हम जो रूल्स हैं हमारे, हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। सेकंड वन हमारा है लॉजिकल क्लॉक्स। तो जब लॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें ग्लोबल क्लॉक का एब्सेंस जो है, ग्लोबल क्लॉक के बिना हम कैसे कॉन्करेंट पॉसिबल करें, तो वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर अगर हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस केसेस में हमें लॉजिकल क्लॉक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लॉजिकल क्लॉक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज C1 और सेकंड कंडीशन है C2। तो जब C1 आया तो C1 के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, CIA लेस देन CIB। ये अगर एक सिंगल प्रोसेस चल रही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, एक सिंगल प्रोसेस चल रही है, तो पहली कंडीशन ये होगी जो मैंने आपको अभी बताया, A हैपन्स बिफोर B। तो यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया है CIA लेस देन CIB, यानी कि CIA हैपन्स बिफोर CIB। तो ये सिंगल प्रोसेस है। तो सिंगल प्रोसेस में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्करेंट नहीं चल सकता, क्योंकि हमें एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को उनको रिसोर्सेज यूटिलाइज कराने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, CIA लेस देन CJB। इट मीन्स कि CI और CJ ये हमने दो प्रोसेस लिए। अब इन दो प्रोसेस के साथ हम इस कंडीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देयर आर टू कंडीशंस इन लॉजिकल क्लॉक। अब ये तो मैंने बात करी है कंडीशंस की। अब आगे मैं फर्दर इसको लेके चलता हूँ इम्प्लीमेंटेशन रूल के साथ। तो दो इम्प्लीमेंटेशन रूल हम इनकी बात करेंगे, वो कब करेंगे, जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे अपने। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 1, यहाँ पर कोऑर्डिनेट वैल्यूज P1 एंड P2 लिए जाएंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ इम्प्लीमेंटेशन रूल 1 एंड इम्प्लीमेंटेशन रूल 2। तो इम्प्लीमेंटेशन रूल 1 कहता है इफ़ A हैपन्स बिफोर B, उस केसेस में क्या होगा, CIB इज इक्वल टू, यानी कि हम B की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यूज़। तो CIB इज इक्वल टू CIA प्लस D, क्योंकि CIA पहले आया है इसलिए इसमें प्लस D ऐड हो जाएगा। अब प्लस D क्या है,
प्लस डी इट मीन्स कि जब हम इवेंट, कोई भी इवेंट है हमारा, कोई भी प्रोसेस है, तो वहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हम वहाँ पर 1 ले रहे हैं। दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है वो कंडीशन बन रही है डी इज़ ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो डी इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा। तो कोई भी इवेंट होगा तो वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं 1। अब इसके बाद जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन रूल हमें समझ आ गया कि CIB बाद में आया, CIA हमारा पहले आया, और उसमें प्लस डी एक कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड करते रहेंगे, तो हमें इतना पता लग गया कि इम्प्लीमेंटेशन रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो इनिशियल वैल्यू वो 1 होगी। अगर 0 + 1 होता है इज इक्वल टू 1, और अगर 1 + 1 दैट इज़ 2, 3, 4 एंड सो ऑन, right? And second one is implementation rule 2. It means CJ is equal to max CJ comma TM plus D. अब TM plus D that is it is equivalent to CIA. तो जो हम CIA की वैल्यू निकालेंगे हम उसको TM plus D के इक्वलेंट रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट वैल्यूज़। तो इम्प्लीमेंटेशन रूल 2 के अंदर वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज़। जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 की, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ निकल के आएंगी, दैट इज़ P1, P2। तो ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ कब पॉसिबल है हमारी, कब निकल पाएंगी? जब हम इम्प्लीमेंटेशन रूल्स को हम कंसिडर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन रूल्स को हम कंसिडर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक का। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है हमारी, अगर हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगी जो ग्लोबल स्टेट को फॉलो कर रही हैं, ग्लोबल क्लॉक को फॉलो कर रही हैं, यानी कि उनका एक सर्टेन टाइम होना चाहिए दोनों का। उसी सेम टाइम पर उनको अपने नंबर ऑफ इवेंट्स को भी एग्जीक्यूट करवाना है। तो अगर इन बिटवीन कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर प्रोसेस P1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर 7 इवेंट हैं और प्रोसेस P2 के अंदर भी हमारे पास अराउंड 5 इवेंट्स चल रहे हैं, तो कोई भी इवेंट हमारा P1 का कोई भी इवेंट P2 के किसी भी इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है या फिर उसको इंटरप्ट कर रहा है या फिर उसके साथ कोऑर्डिनेशन वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम इनकमिंग वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो जब इनकमिंग वैल्यूज़ की बात होगी तो इनकमिंग वैल्यूज़ के लिए आप देखेंगे E11, इट मीन्स कि ये इवेंट हमारा फर्स्ट है, तो इसके लिए इवेंट 1 के लिए, इवेंट 11 के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हम हमारे इम्प्लीमेंटेशन रूल्स। इम्प्लीमेंटेशन रूल क्या कहता है, CIA प्लस डी। अगर यहाँ पर CIA की वैल्यू 0 है और CIB की वैल्यू 1 है तो उसमें प्लस डी हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा CIA प्लस डी दैट इज़ 1। तो 1 यहाँ पर आएगा हमारा, 0 + 1 दैट इज़ इनिशियल वैल्यू हमारी 1 हुई। इसके बाद जब हम जंप करेंगे इवेंट 12 पे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 1 + 1 दैट इज़ वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू होगी। ऐसे करते करते हमारे इवेंट्स का जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम उन इवेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जिन वैल्यू पर हमारा इनकमिंग इवेंट्स नहीं आ रहा है, कोई दूसरा इवेंट अकर नहीं कर रहा है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं हम उन इवेंट्स को निकाल लेते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इवेंट 11 की वैल्यू 1 आई, इवेंट 12 की वैल्यू 2 है, इवेंट 3 की वैल्यू 3, 14 की वैल्यू 4। अब जैसे ही हम इवेंट 5 पर आएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकमिंग इवेंट्स कहाँ से आ रहा है, हमारा इवेंट 22 से, यानी कि प्रोसेस P2 से हमारा इवेंट आ रहा है। तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इवेंट 22 की वैल्यू क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोसेस P1 में भी सेम 1 2 3 4 हुआ है, प्रोसेस P2 में भी हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद 2 आया। तो जब ये वैल्यू इसके पास गई इवेंट 15 के पास, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक वैल्यू तो हमारे पास इवेंट 14 की तरफ से आ रही है जो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया है, कॉमा 2 + D। अब ये 2 क्या है हमारा, 2 हमारा यहाँ से आया है नीचे से, तो जब अब ये 2 यहाँ पे आया इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी प्लस D, जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन रूल में आप देख पा रहे हैं। हमें यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ जो है हमारी यहाँ पर क्या बनी, हमारी 5, 2 + D। तो 5, 2 + D में क्या हो रहा है, जब 2 + D होगा इट मीन्स 2 + 1, तो क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट वैल्यू 5, 3। तो ये हमारी इवेंट 15 की वैल्यूज़ निकली हैं 5, 3। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। अब 22 में वैल्यू 2 थी, ओके,
23 में जब हम आए तो 23 में एक वैल्यू तो हमारी इवेंट 22 से हो गई 3 और कॉमा 2 प्लस डी। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 हमारा आया इवेंट 12 से, तो जो ये 2 वैल्यू है इसके अंदर ये असाइन हुआ 23 में चला गया, तो 2 प्लस डी दैट इज़ 2 प्लस 1 3। तो ये 3,3 हमारी वैल्यूज़ निकल गई 23 के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास इवेंट्स की वैल्यूज़ निकलती जा रही हैं जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, क्योंकि हमें कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करवाना है, हमें किसी भी प्रोसेस को विदाउट एनी इंटरप्शन हमें उनको एग्जीक्यूशन तक लेके जाना है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इवेंट 16 में, तो यहाँ पर कोई इनकमिंग इवेंट्स नहीं आ रहा है, इनकमिंग वैल्यू नहीं है, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली जब हम इवेंट 24 की बात करेंगे तो इसमें भी कोई एज सच हमारे पास इनकमिंग इवेंट नहीं है, तो ये इवेंट 24 हो गया, दैट इज़ वैल्यू 4। अब जैसे ही हम जाते हैं इवेंट 17 और इवेंट 25 पे, तो सबसे पहले हम इवेंट 17 की बात करते हैं। तो इवेंट 17 के लिए सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है इनकमिंग वैल्यू, वो क्या है हमारी 24 की। तो 24 में क्या हुआ यहाँ पर 24 इवेंट 24 की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो 4 प्लस डी। अब यहाँ से इवेंट 16 की वैल्यू थी 6, तो 6 के साथ क्या जम कर गया यहाँ पर 7, तो 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या बनी हमारे पास 7,5। तो ये हो गई हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 7,5, ये वैल्यू बनी हमारी इवेंट 17 की। अब हमने इवेंट 17 की वैल्यू निकाल ली है, इसी तरीके से हम इवेंट 25 की वैल्यू निकालेंगे 5,6 प्लस डी, क्योंकि जो इवेंट 16 की वैल्यू थी हमारे पास 6, जब ये यहाँ पर गया 6 प्लस डी दैट इज़ 7, एंड 5 हमारे पास कहाँ से आ रहा था 24 से, तो 25 पे जाते ही ये क्या हो गया 5,7। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इस न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, वैल्यूज सारी कोऑर्डिनेट वैल्यूज निकल चुकी हैं, स्पेस हमारे पास है यहाँ पे P1 से P2 का, और टाइमिंग हमारी चलती जा रही है अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर नीचे प्रॉब्लम में लिखी हुई हैं। सो फाइनल वैल्यूज़ ऑफ इवेंट P1, 11 की वैल्यू 1, 12 की वैल्यू 2, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ P1 एंड P2 मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, डबल लाइन के साथ मैंने उनको यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और ये हमारी वैल्यूज़ निकली हैं फाइनल वैल्यूज़ ऑफ इवेंट P2। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने स्टडी कर लिया है लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक की, लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक 2 प्रोसेस एक साथ हमारी चल सकती हैं, तो इसमें एक लिमिटेशन क्या बन जाती है कि अगर इफ़ A हैपन्स बिफोर B हुआ है, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ट्रू है CA इज लेस देन CB, दैट इज़ ट्रू। बट अगर हम बात करेंगे मोर देन 2 प्रोसेस, इफ़ A हैपन्स बिफोर B देन B हैपन्स बिफोर C, तो इस तरीके से जब हमारी सेकंड कंडीशन आएगी तो ये हमारा लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन है यहाँ पर कि ये मोर देन 2 प्रोसेस पर इफ़िशेंटली वर्क नहीं करेगा लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक। तो उसके लिए प्रपोज किया गया है वेक्टर लॉजिकल क्लॉक। तो वेक्टर लॉजिकल क्लॉक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक का ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।